हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बेटा बताओ, अब बताओ क्या चल रहा है? Hello, मॉर्निंग। sir. Evening, friends. अरे भैया हट जाओ। Sir, I have joined. Can you hear me? अच्छा अच्छा, ओके मैम, आप आ गए? Thank you so much. Yes, I have joined now. अच्छा ठीक है, ठीक है। अह, Yeah, ठीक है, आप लोग। can you see me, sir? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। हाँ, तो आप या तो ठीक है मुझे मैम। होस्ट बना दीजिए या मैम को बना दीजिए. नहीं मैम, मैम ने आपको बना दिया, मैं लीव कर जाता हूँ। ठीक है मैम, ओके मैम। Thank you so much, sir. Thank you. Good Hello, evening, beta. How are you all? ma'am. Okay, I told you the two terms. The one was the anomer and one was the epimers. Okay, who is going to tell me what is the anomers or what is the epimer? Who is going to tell me quickly? और एक एग्जाम्पल भी कौन देगा? एनोमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है? शाबाश, जल्दी जल्दी से. आपको बताया था ना लास्ट क्लास में. These isomers, which different in configuration of H and OH at carbon atom. ये तो फिर दोनों में ही आता है, एनोमर्स में भी आता है और एपीमर्स में भी आता है. At C1 carbon. C1 कार्बन पे जब डिफरेंस होता है तो उसको बेटा दोनों में से क्या बोलते हैं? Anomers. वेरी गुड. एनोमर्स किसको बोलते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिकली आ जाता है. एनोमर्स मतलब OH एंड H, इनकी जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, if that particular is different at the C1, if that configuration is different at the C1, then that is called as a anomers. Okay, who can give me the examples of the anomers? जल्दी जल्दी. एनोमर्स की एग्जांपल कौन दे सकता है? Alpha D glucose शाबाश. or beta D L glucose. हाँ, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. बिल्कुल सही है. डी ग्लूकोज नहीं लिखना बेटे, डी ग्लूकोज वैसे सही है दीक्षा, पर आपको इसकी दोनों फॉर्म्स देनी है. देन यू कैन से एंड वन इज अ बीटा डी ग्लूकोज. तो दीज आर द टू फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज. अभी मुझे कोमल बताएगी व्हाट आर एपीमर्स. चलो कोमल जल्दी से बताओ, व्हाट आर द एपीमर्स? Those isomers which are different in configuration of OH negative group at any कार्बन एटम ना, कोई भी कार्बन yes, एटम एक्सेप्ट C1. मतलब OH एंड H का रिलेटिव, epimers. हाँ, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए पहली बात तो. एट एनी कायरल कार्बन एटम है ना, एट एनी कायरल कार्बन एटम एक्सेप्ट C1 है ना, एक्सेप्ट C1. कोमल इसकी एग्जांपल भी बताओ बेटे. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? कौन सी ऐसी एग्जांपल है जो एपीमर्स की है? Alpha fructose and beta fructose. आप इसमें आंसर दे सकते हो अगर ग्लूकोज की ही दोनों एग्जांपल लिखनी हो तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. दे सकते हैं या नहीं दे सकते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा चलो, मैं एक पॉइंट लिखती हूँ, आप बताना ट्रू या फॉल्स. बस एक दो शीट रिवीजन की कराऊंगी. ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं. ऑल नेचुरली, मैं इसकी ना रॉन्ग वाली स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, मैं एक स्टेटमेंट मतलब एक स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो मुझसे एग्री करते हो या नहीं करते हो. मैं 4 मार्क्स वो वाला क्वेश्चन नहीं बना रही हूँ, तो बताना, ठीक है? ऑल नेचुरली अकरिंग sugars are डी शुगर्स. जहां पे मैंने शुगर्स लिखा है वहां पे वो वर्ड क्या यूज कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, पहली स्टेटमेंट.
अच्छा चलो बताओ ये सही है या नहीं सही है? whether this statement is correct or not correct? This statement is correct. जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं वो डी शुगर्स हैं. अच्छा डी कॉन्फ़िगरेशन सब बच्चों को आता है क्या? डी कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए किसको चूज करते थे आप? स्टैंडर्ड कौन था? सब भूल गए हो क्या? OH group. हाँ ग्लिसरैल्डिहाइड था बच्चा. ये स्टैंडर्ड कंपाउंड है. तो जो आपका ग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें स्ट्रक्चर ऐसे लेते हैं. The one is a CHO, other is a CH2OH, and here to the right hand side this is OH and this is H. This particular carbon atom is called as a penultimate carbon atom. और penultimate carbon atom पे OH अगर right पे है तो इसको लिखते हैं डेक्स्ट्रो. पर ये डेक्स्ट्रो D वाला होता है स्मॉल. तो इसलिए पेपर में डी वैसा मत बना के आना. ये अगर डेक्स्ट्रो लिखा होता तो स्मॉल होता है. ये डी डेजिग्नेशन है जिसका मतलब राइट है. जो मैंने डेक्स्ट्रो लिखा था उसके लिए ये यूज होता है डी. ठीक है. अगर ये वाला पेनल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट है जैसे आप एसपीडी में करते हो CH2OH. अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसके नाम के आगे लग जाएगा डी ग्लिसरैल्डिहाइड. तो अगर इसमें तुमने ऑप्टिकल एक्टिविटी का साइन देना हो ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी का साइन मतलब डेक्स्ट्रो है या लेवो, फिर प्लस माइनस या डीएल करके देते हैं. इस छोटे डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, इस स्मॉल एल का मतलब होता है लेवो. या अदर वे ऑफ राइटिंग इस डी को हम प्लस बोलते हैं और एल को हम माइनस बोलते हैं. तो ये डी ग्लिसरैल्डिहाइड हो गया. OH over to this side and H over to this side. This is called as a L-glyceraldehyde. Is that correct, बेटा? Yes, ma'am. अच्छा चलो, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर द डी शुगर्स. लास्ट क्वेश्चन, ये भी तुमने ट्रू और फॉल्स बताना है. क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर था इसलिए मैंने पूछ लिया है. क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे माइंड में, फिर कराऊंगी आगे. क्वेश्चन ये आया हुआ था कि ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज. अब जैसे जैसे तुम चैप्टर करी जा रहे हो ना, नीट के पर्सपेक्टिव से आओ हर चैप्टर में. ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज गिव्स सेम ओसाजोन प्रोडक्ट upon reaction with phenyl hydrazine. हाँ जी, करेक्ट और नॉट? ये भी ट्रू है. चाहे ग्लूकोज में ऊपर वाले पे CHO है और फ्रक्टोज में सेकंड वाले नंबर पे C डबल बॉन्ड O है, पर दो मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये रिएक्शन देते हैं और दोनों में सेम ओसाजोन बनता है. ठीक है. जो नीचे वाला है उसमें ग्लूकोज में CHOH वाला और फ्रक्टोज में ऊपर वाला CH2OH वाला, वो दोनों भी उसके साथ रिएक्ट करके सेम ओसाजोन प्रोडक्ट देते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. लास्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें आता होगा. व्हाट इज इनवर्ट शुगर? कौन बताएगा? ये बच्चा कौन बताएगा इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज इनवर्ट शुगर बेटे? अच्छा सुक्रोज का फार्मूला बता दो चलो. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सुक्रोज? अब तो मैंने लिख भी दिया. C12H22O11. C12H22O11. ठीक है. ये आपके पास आ गया सुक्रोज. अब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट देते हैं? Glucose and Dextroglucose and fructose. सुक्रोज की जब तुम हाइड्रोलिसिस करते हो तो C6H12 और O6 प्लस C6 और H12 और O6 बनता है. तो ये अगर D प्लस ग्लूकोज है तो ये वाले को क्या बोलेंगे? D माइनस ग्लूकोज. एक बात और, ये मुझसे ना लास्ट ईयर तक बच्चे पूछते रहे हैं तो मैं आपने नहीं पूछा फिर भी बता देती हूँ.
कैपिटल डी या कैपिटल एल तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कैपिटल डी है या कैपिटल एल है, पर प्लस और माइनस तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये प्लस और माइनस का मतलब डी एंड एल है, जिसका मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी है, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से आता है, तो मुझे तो पता है तो मैंने लिख दिया, वैसे भी आपको पता लग जाएगा कि ग्लूकोज हमेशा डेक्स्ट्रो होता है और फ्रक्टोज हमेशा लेवो होता है। अब ये जो सुक्रोज है, ठीक है, इस सुक्रोज को अभी तो कुछ साइन होता होगा ना, चाहे ये डेक्स्ट्रो है चाहे लेवो है, कुछ भी होता होगा, पर इसने जब हाइड्रोलिसिस करी, इसने तो दोनों तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी के मतलब दोनों कंपाउंड दे दिए, डेक्स्ट्रो वाला भी लेवो वाला भी, इसलिए इस शुगर का नाम क्या पड़ गया, इन्वर्ट शुगर, ठीक है। इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं बिकॉज अपॉन हाइड्रोलिसिस it forms both D and L products, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. एक इसमें और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बार पूछा भी हुआ है, दैट इज कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है, ये भी प्रीवियस ईयर है। मैं फिर से एक बार स्लाइड पीछे कर देती हूँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोमर क्या होता है, एपीमर क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ये ट्रू फॉल्स वाला, ये तो मैंने डीएल वैसे बता दिया, यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला, ये इन्वर्ट शुगर किसको कहते हैं, एंड वन मोर थिंग इज म्यूटा रोटेशन किसको बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या है, जब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, जो इनकी स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है, जैसे हमने कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में सुना है बेटे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर ले, उसका एक्वा सॉल्यूशन बना ले और उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करें। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब होता है बेटे ऐसी लाइट जिसकी वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में है, तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट की जो डायरेक्शन है वो रोटेट नहीं होती, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट गई वैसे ही बाहर आ गई, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर आपकी प्लेन पोलराइज लाइट राइट या लेफ्ट में रोटेट कर हो जाती है तो उस सॉल्यूशन के कारण होती है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं फिर ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं लिख देती हूँ, चलो शायद कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ये एक बार याद रख लेना बेटे, ऑप्टिकल एक्टिविटी, optical activity, the phenomena of rotation of path of plane polarized light when it is passed through the solution, the aqueous solution of organic compound is called optical activity, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, जैसे एक नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, वो तो हर डायरेक्शन में, अब ट्यूब लाइट है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा ना वाइब्रेशन सेंड करती है, ये है ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट जिसमें हर डायरेक्शन से वाइब्रेशन जा रही है, ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट। ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन सेंड करता है। इसके आगे हमने लगा दी एक स्लिट, या इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटर, ठीक है। अब इसमें से पास करने के बाद जो लाइट रेडिएशंस है ना वो एक डायरेक्शन में हो गई, इस लाइट को बोलते हैं पीपी लाइट, ठीक है। पीपी लाइट का मतलब क्या हो गया, क्या नाम है इसका, प्लेन पोलराइज लाइट। वैसे तो मैंने लाइन लगाई है ऐसे, नहीं तो जिन बच्चों ने थोड़ा इसको स्टडी किया उनको पता होगा, नाइकोल प्रिज्म या टॉर्मेलाइन क्रिस्टल्स, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस और क्रिस्टल हैं जिनमें से पास करने के बाद ना लाइट की बाकी सारी वाइब्रेशन वो सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशन रह जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब बना लिया ना हमने,
तो अब ले लिया हमने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको चेक करना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या नेचर है। ये ले लिया हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास होके अगर तो ये लाइट बेटा जैसे थी वैसे ही बाहर आ गई तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओ आई लिखने का मतलब क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अगर आपका जो सॉल्यूशन था उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे हो गई या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, वो लैवो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो व्हाइट कलर वाला ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव जब प्लेन पोलराइज लाइट का पाथ रोटेट हो जाएगा। कौन ऑप्टिकली एक्टिव है, सॉल्यूशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब उसके अंदर की क्या केमिकल कंपोजिशन है या उसके अंदर की, मुझे केमिकल कंपोजिशन तो नहीं बोलनी चाहिए, मुझे बोलना चाहिए उसके अंदर की क्या स्टीरियो केमिस्ट्री है। ठीक है, उसके अंदर कैसा अरेंजमेंट है जिसने ये किया, वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, वो बायोमोलिक्यूल्स में हमने नहीं डिस्कस करना। ठीक है, ऑल दो बायोमोलिक्यूल भी ऑर्गेनिक ही है पर इसमें रिएक्शंस वगैरह उसके कुछ डिस्कशन नहीं करना। तो ये है ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब क्वेश्चन ये था कि जितने एंगल पे, एक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है बेटा, ये वो एंगल होता है जिसपे प्लेन पोलराइज लाइट का पाथ रोटेट होता है। यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव वाले केस में उस एंगल की जो मेजरमेंट है जो एक्सपेरिमेंटली करी जाती है ना, उसे स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो गया, इट इज द एंगल, it is the angle through which the path of plane polarized light is rotated. Polarized light is rotated. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके थीटा और ऐसे एल और सी, या कई बार लैम्डा भी लिखा होता है। एल मतलब लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन होता है, लेंथ ऑफ सॉल्यूशन, लेंथ का मतलब है ये वाली चीज, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये चीज एल। और सी का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन। कई कई जगह पे इसको लैम्डा भी साथ में मेंशन होता है। लैम्डा का मतलब क्या होता है, कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज करी। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब म्यूटा रोटेशन क्या है जिसकी हमने डिस्कशन के लिए इतना सारा पढ़ा। देखो म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या होता है ना, अब आपने देख लिया कि ग्लूकोज की भी दो फॉर्म बनती हैं, एनोमेरिक फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज एंड द बीटा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को अगर सेपरेटली स्टडी किया जाए ना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में फर्क तो एच और ओ एच का ही है, पर एच और ओ एच में फर्क से उसमें स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये लिखनी है कि बोथ द एनोमेरिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, both the anomeric form of the glucose, कौन कौन सी हैं, both the anomeric form of the glucose कौन कौन सी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, आर ऑप्टिकली एक्टिव, पहले तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है बेटे, बिकॉज वो कायरल है, मतलब उसके सारे ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की ना थीटा की वैल्यू है। जैसे जो आपका अल्फा डी ग्लूकोज है उसके केस में मेजर किया गया कि स्पेसिफिक रोटेशन जो थीटा आती है दैट कम्स आउट टू बी 115.5 या 11 है ना बेसिकली, इसमें 111.5, 111.5 डिग्री। ठीक है, ये एक इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होगी। और जो बीटा डी ग्लूकोज है, बिकॉज इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग है तो सब कुछ अलग होगा। बीटा डी ग्लूकोज के केस में जो थीटा है एल एन सी, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आती है प्लस 19.5। ठीक है इसकी भी प्लस है, तो आप क्योंकि नॉर्मल ग्लूकोज ही प्लस है, आपका डेक्स्ट्रो है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। तो अब एक्चुअली में क्या होता है ना, एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अल्फा डी ग्लूकोज जो इसकी रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको मैं प्लस लिख देती हूँ क्योंकि ये डेक्स्ट्रो है तो बेटर है कि इसके अंदर एडजस्ट कर दो प्लस। अल्फा डी
डी के बाद प्लस फिर ग्लूकोज, ऐसे लिखा जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और जो उसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या हो गया बेटे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब हो गया ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक्चुअली दोनों कंटेंट है, ठीक है। और उसके साथ आ गया तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज, हाँ जी दोनों पॉजिटिव में है बिल्कुल। ये कोई हम उसकी बात नहीं ना कर रहे इन्वॉल्व शुगर की, ये तो ग्लूकोज के दोनों आइसोमर्स हैं। तो ग्लूकोज के दोनों आइसोमर्स तो प्लस ही होंगे क्योंकि हमारा ग्लूकोज भी क्या था, हमने पढ़ा था ना पिछली स्लाइड में, देखो हमने ग्लूकोज के बारे में क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो है, तो ग्लूकोज की जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो भी डेक्स्ट्रो ही होंगी। जो रिंग स्ट्रक्चर है उसका साइन वही होता है स्पेसिफिक रोटेशन का जो आपकी ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर का है। तो ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर और उसके बाद आ गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, पर ये जो इक्विलिब्रियम इन लोगों में एस्टेब्लिश होता है ना, तो अब इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है +111.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इस डिग्री नॉट सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर हो गया, इसकी +19.5 डिग्री। तो ये जो इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है तो इसकी है 52.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब हो गया व्हेन आइदर ऑफ द टू फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालो चाहे बीटा डी ग्लूकोज को पानी में डालो, तो उनकी स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है और चेंज होके वो ऐसी एक वैल्यू एक्वायर कर लेती है जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर गिना जाता है और वो ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। मतलब आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज की अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज इस इक्विलिब्रियम वैल्यू पे मिलेंगे। तो म्यूटा रोटेशन की क्या डेफिनेशन हो गई, म्यूटा रोटेशन when any of two forms of glucose is dissolved in water, then there is change in specific rotation। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब अगर 111.5 वाली को करोगे तो वो भी सेट होगी 52.5 पे आके, अगर 19.5 वाली को करोगे तो वो भी इस पे सेट होगी आके, तो इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। Then there is a change in the specific rotation till the equilibrium value of 52.5. It is called as muta rotation. It is called as muta रोटेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं जिसके बारे में कुछ पूछा जाता है। बाकी कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं वो शायद तुम्हें आते हैं, जैसे पूछा गया था कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है सुक्रोज में, किसी बच्चे को आता है, बता पाएगा कोई भी, जिसने याद किया उसको आता होगा। सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है, हु कैन टेल? अरे लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था, C1 of glucose, C2 of fructose, अल्फा ग्लूकोज एंड C2 of बीटा फ्रक्टोज। जब ये कंबाइन करते हैं तो इनके बीच में कंडीशन तो वही है, CO-C बॉन्ड होता है, जो इधर क्या लगा है इधर क्या लगा है वो बता दिया है, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सुक्रोज। ऐसे ही क्वेश्चन माल्टोज का भी आया हुआ है, बताया था ना। माल्टोज में क्या होता है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। माल्टोज में क्या होता है भाई, C1 ऑफ 1 ग्लूकोज, क्योंकि इसमें तो दोनों ग्लूकोज ही होते हैं बेटे। ये सब कॉपी पे कर लिख लेना है, पिछले नोट्स में भी था। C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज, बाकी हर टाइम लिंकेज सेम ही होगी। और ये नीट के पेपर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या होता है। प्रीवियस स्लाइड, हाँ जी प्रीवियस स्लाइड। ऐसे ही लैक्टोज में, यहीं पे लिख देती हूँ, खत्म करें इसको व्हाइट कलर से। लैक्टोज में क्या होता होगा, ओहो ये तो पिछली स्लाइड। C1 of galactose to C4 of glucose. बिल्कुल, लैक्टोज में होता है
C1 of the beta D galactose plus C4 of beta D glucose, बीटा डी ग्लूकोज। तो जब ये बच्चा जी आपस में कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये बन जाता है लैक्टोज। अब सबको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। हाँ, एक बात और, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज या इन शॉर्ट कार्बोहाइड्रेट से आए थे। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, एनोमर एपीमर सबको आते थे। फिर ये कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताई थी, फिर कुछ आपको बताया था इन्वर्ट शुगर क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, और स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है। स्पेसिफिक रोटेशन की सारी कैलकुलेशन न्यूमेरिकल, वो आपका थ्योरेटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है बेटे, तो वो आप उसमें कर सकते हो। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज का क्वेश्चन पूछा हुआ था। यस बेटा, ठीक है ऋत्विका, ठीक है। उसके बाद सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज का कई बार शुगर के बारे में पूछ लेता है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, और कई बार पूछ लेता है आपका ये दिस वन की किस किस की लिंकेज है। तो मेरे ख्याल से देखो, मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से आने की। 15 से 20%, 15% लगा लो आपका प्रोटीन की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है। बाकी कुछ डीएनए वगैरह का रेप्लिकेशन जिसमें वो पूछ लेता है थायामीन यूरासिल में से क्या है क्या नहीं है किसमें। लीजिए जी, प्रीवियस स्लाइड लीजिए। तो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स का जो रिवीजन मैंने सोचा था वो आपको करवा दिया है। नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोटीन्स। प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले अल्फा एमिनो एसिड करेंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक होमवर्क भी दूंगी अल्फा एमिनो एसिड्स का, ठीक है गायत्री? ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। ये प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से ही चल रहा है चैप्टर। प्रोटीन, ये चैप्टर तुम्हें बहुत आसान लगेगा बिकॉज मिलता जुलता है थोड़ा सा जो आप लोग पढ़ते हो ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका कुछ फिजिकल का। प्रोटीन्स में को पढ़ने से पहले ना, सबसे पहले तुम्हें पढ़ना है अल्फा अमीनो एसिड या सिंपल अमीनो एसिड। देखो बच्चों, वैसे तो तुम्हें नाम से ही क्लियर होगा कि अमीनो भी है और एसिड भी है। अमीनो ऑर्गेनिक के फंक्शनल ग्रुप अमीन से आया हुआ है। अमीन होता है NH2, है ना, एक वैलेंसी छोड़ देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन। एसिड के बारे में तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये किससे आया हुआ है? कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आपको फंक्शनल ग्रुप पता ही है, COH। ठीक है, तो ये आपके पास अमीनो एसिड्स ऐसे कुछ कंपाउंड होंगे जिनमें आपके पास ये अरेंजमेंट होगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको अल्फा अमीनो एसिड बता देती हूँ कि होता क्या है। अल्फा अमीनो एसिड में एक तो आप कायरल कार्बन ले लो। कायरल कार्बन का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन का मतलब है ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। ये कार्बन है। इस कार्बन के साथ एक तो लगा दो तुम H, नहीं पहले मैं मेन ग्रुप लगाती हूँ, वैसे ही तुम याद रख लेना। जो कार्बन है एक तो तुम इसके साथ लगा दो NH2। NH2 कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटे? एमीन। एक ग्रुप लगा दो तुम COOH। COH कौन सा ग्रुप हो जाएगा? एसिड। एक इसमें कार्बोक्सिलिक, एक इसमें असेंशियली हो जाएगा H और एक इसमें हो जाएगा R। देखो R में चेंज, R में वेरी, R को चेंज हो सकता है, ये वेरी कर सकता है, तो उसके बेस पे आपको इसका नाम बदलता मिलेगा। ठीक है, अगर तो R की वैल्यू है, इफ R, मैं बेसिक 2 करवा रही हूँ पहले, इफ R इज H, तो ये क्या बन गया? CH2, नहीं एडेनिन नहीं है, CH2 COOH और NH2, तो इसको बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर R की वैल्यू CH3 बन गई तो ये कुछ ऐसे बन गया, इसको बोलते हैं एडेनिन। ठीक है, इसको शॉर्ट में एडा लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ग्लाई लिखते हैं। अब अगर जिस कार्बन पे NH2 है या R के बगल वाला कार्बन, एक ही तो अल्फा है, इसके साथ ही COH लगा हुआ है, इसके साथ ही NH2 लगा है, तो ये अल्फा अमीनो है।
मान लो इसके बीच में CH2NH2 हो तो वो बीटा अमीनो है, फिर गामा अमीनो है, मतलब बीच में चेन आता जाएगा, ये अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा वैसे भी आपको पता है, या तो इसके विद रिस्पेक्ट टू ले सकते हो, ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसी के साथ अगर NH2 लगा है तो दिस इज कॉल्ड एज अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अगर आप उसके साथ वाले पे लगा दोगे तो दैट इज कॉल्ड एज अ बीटा अमीनो एसिड। ठीक है, अब पहली बात तो ये कार्बन पे लगे हैं ऑल द ग्रुप डिफरेंट। ठीक है, इस वाले कार्बन पे all the 4 groups attached to this carbon are different, इसलिए इस कार्बन को क्या बोला जाता है? कायरल कार्बन। कायरल है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें 2 H सेम हो गए, बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव उसको बोलते हैं जिसमें चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन वाले केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अब दूसरी बात, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स की। पहले अल्फा अमीनो एसिड्स आर बेसिकली द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लिसरैल्डिहाइड से आगे आगे पढ़े हैं ना, मतलब बेसिकली डाइसैकेराइड, ट्राई, टेट्रा या ओलिगो में सारे पढ़ दिए, फिर पॉली पढ़ दिए, तो ऐसे इसका भी क्लासिफिकेशन है। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, अब देखो NH2 विद रिस्पेक्ट टू COOH कितनी दूरी पे है? द पोजीशन ऑफ NH2, मैंने पीछे भी यही बताया था, द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू COOH डिसाइड कि ये अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे लगा दूं NH2 CH2 और COOH, तो तुम्हें क्या समझाया कि इस वाले के साथ वाले कार्बन को अल्फा, तो जो आपका ग्लाइसिन है वो तो अल्फा एमिनो एसिड हो गया। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसे लगा दूं तो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? बीटा बीटा एमिनो एसिड। पर बीटा एमिनो गामा एमिनो से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इस चैप्टर में जो लेना देना है वो किससे है? अल्फा एमिनो एसिड से। अगर मैं ऐसे लगा दूं इसको थोड़ा और दूर, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो ये क्या हो गया? गामा अमीनो एसिड। ठीक है, इस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन है। बाकी एक दो और नाम पढ़ लो। एक तो ग्लाइसिन सीख लिया तुमने, ठीक है, एक तुमने क्या सीख लिया? एडेनिन सीख लिया, ये पहली एग्जांपल सीखी है, ये सेकंड एग्जांपल सीखी है, दो और सीख लो कॉमन कॉमन। डन? यस मैम। चलो, अब इसमें क्या होता है थर्ड वाले में, जैसे मान लो तुम R को ही तो चेंज कर रहे हो, COOH जो तुम्हारा R था ना, इस बार वो खुद हो गया तुम्हारा COOH। ठीक है, 2 बार COH ग्रुप लग गया, ये R भी COH है, ये तो था ही था, तो ये आपका होता है एस्पार्टिक एसिड, जिसमें 2 COH ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक लाइसिन भी इसमें फेमस है। इतना तो तुम जानते ही थे कि NH2 होगा, CH होगा, COH होगा, तो बेसिक पार्ट तो यही है। अगर इसमें लग गया CH2 4 और उसके बाद NH2, तो ये बड़ी सारी कार्बन एटम चेन के बाद एक और NH2 लग गया, तो इसको बोलते हैं लाइसिन। ठीक है, LY लिखते हैं, इसको ASP लिखते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ दिस
योर दिस वन अल्फा एमिनो एसिड्स। ठीक है जी। उसके बाद है आपके अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अनदर, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में भी तो कितनी टाइप पड़ी थी ना। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ, फर्स्ट आ गया पोजीशन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ, अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, अनदर बेसिस ऑफ classification is essential and non-essential alpha amino acids, essential and non-essential amino acids। essential या non-essential amino acids क्या होते हैं? देखो essential का मतलब होता है जो चाहिए, है ना। असेंशियल एमिनो एसिड्स वो होंगे जो हमारे पास, एक तो होता है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेती है, हमें बाहर से देने ही नहीं पड़ते, तो वो तो नॉन एसेंशियल है। असेंशियल एमिनो एसिड्स है जो सिंथेसाइज नहीं होते, हमें डाइट में या सप्लीमेंट्स की फॉर्म में देने पड़ते हैं। ठीक है। those amino acids which can be synthesized by the body itself and need not to be supplied in diet, need not to be supplied in diet। are called as essential, non-essential, essential amino acids। ये चाहिए ही नहीं। On the other hand, which cannot be synthesized by the body and are supplied in diet are called as essential amino acids। amino acids। आप नीट वाले बच्चे हो, आपके केस में तो ये नाम भी पूछ सकता है, जेई में नहीं पूछता। एसेंशियल अमीनो एसिड्स की मैं एक लिस्ट दे देती हूँ, आप इसको लर्न कर सकते हो, जो बाहर से सप्लाई करने पड़ते हैं। फिनाइल एलानिन, second is histidine, ट्राइकोफेन। वैसे तो आने की प्रोबेबिलिटी चलो बहुत ज्यादा नहीं है, बट पूछ ले तो आने चाहिए। वैलिन, मिथ्योनीन, थियोनेन, आर्जिनेन, हाँ जी हाँ जी, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और लाइसिन। यहाँ पे भी भाई एक नाम मैंने मेरे ख्याल से बेस का लिख दिया है, ये वाला है ना जो फर्स्ट वाला है एडेनिन, तो वहां पे होता है बेस, नाइट्रोजन बेस, एलानिन होता है इसका नाम।
वो तो नाइट्रोजनस बेस होता है, एलाशॉट। ठीक है, तो ये आप चाहो तो लर्न कर सकते हो। चलिए, अब जैसे बेस एक था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में, वैसे ही एक प्रोटीन में भी बेस होता है, अल्फा एमिनो एसिड्स। तो जो आपके पास अल्फा एमिनो एसिड्स है ना, अल्फा एमिनो एसिड्स, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिखेंगे। मैंने क्या सिखाया था, सी के साथ एक एच, एक आर, एक मैम सी प्रीवियस स्लाइड। और एक दिखाते हो NH2। पहले ये बता दूं जरा सा, चलो देखो। मैम ओके, अब होता क्या ना, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसे टॉप पे रखना है, ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ऑन टॉप, लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एट बॉटम, तो लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड एटम एट द बॉटम NH2। बाकी आपके पास R और H बचे। हाँ, एक बात और, इसमें रिड्यूस्ड इससे भी ज्यादा एल्काइल ग्रुप होता है, तो R, एक साइड पे H और एक साइड पे NH2। ठीक है, ये है लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड या मैक्सिमम रिड्यूस्ड। असेंशियल एक्चुअली एमिनो एसिड्स जैसे डाइटरी प्रोटीन नहीं होता, जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे आपको पता लगेगा। अब देखो, हम बोलते नहीं है कि हमें डाइट में प्रोटीन लेना चाहिए, तो जो प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं, जैसे प्रोटीन हमने ले लिया से न्यूट्री से ले लिया या अपनी पल्सेस से ले लिया, तो वो दैट इज अ प्रोटीन जो हम बाहर से अपनी डाइट में सप्लाई करते हैं। उसका जो बिल्कुल छोटे वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट पार्ट है, उसमें जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड जब कंबाइन कर, वो सारा आएगा ना अभी धीरे धीरे, तो जो अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन करते हैं, तो वो 10,000 अल्फा एमिनो एसिड कंबाइन करके एक स्ट्रैंड बनाते हैं प्रोटीन का। तो वो जो चीजों से बाहर वाली से हमें प्रोटीन मिल गया, वो तो नॉन एसेंशियल, वो तो आपका एसेंशियल हो गया, हमें हमारी बॉडी को हमने दिया बाहर से। पर सारा का सारा प्रोटीन हमें बाहर से नहीं देना पड़ता, कुछ हमारी बॉडी में अपने आप सिंथेसाइज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन एसेंशियल। जो नहीं देना पड़ता वो नॉन एसेंशियल, जो देना पड़ता है एसेंशियल। जो आप पूछ रहे हो ना कि ये एसेंशियल किस में पाए जाते हैं, एसेंशियल जो है आप डाइट में से देते हो। ठीक है, मतलब जो प्रोटीन डाइट में आप अपनी बॉडी को देते हो दैट आर एसेंशियल। ठीक है, वो आएगा जैसे जैसे आपका वो आएगा ना, पेप्टाइड बॉन्ड दिस एंड दैट, फिर उसमें स्टडी करेंगे, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऋत्विका, आप सिर्फ प्रोटीन की बात कर रहे हो, मैं कहती हूँ चाहे आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो, चाहे प्रोटीन की, चाहे विटामिन की, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इसमें होता ही है। माल न्यूट्रिशन, विटामिन से भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं डिपेंडिंग अपॉन किस विटामिन की है। 0.8 ग्राम, ठीक है, ये पर डे का आपका रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का। ठीक है, 0.8 को अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम मान लो, इतना हमें पर वेट के अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब अगर कोई 50 kg है तो उसे 50 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, अगर इससे कम होता है तो डेफिनेटली बीमारियां होंगी, माल न्यूट्रिशन में आ चुके। यस बिल्कुल, दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही। हेयर में, नेल्स में, कैरेटिन, ये सारी चीजें आएंगी आगे, बिल्कुल जी सही बात है। अच्छा, मैं इसकी केमिकल उसके बेस पे ये बोल रही थी कि जो सबसे लीस्ट वाला ऑक्सीडाइज है या मोस्ट रिड्यूस है ना, वो NH2 नहीं है, NH2 से भी एक ज्यादा पड़ा है R, तो R को नीचे लगाना है और इसको ऊपर लगाना है। पहले इसको क्या लगाते थे, एल्डिहाइड को ऊपर और अल्कोहल को नीचे। ठीक है ना, अब इसमें अल्कोहल तो है नहीं है, इससे भी नीचे है, अल्कोहल से भी नीचे एल्केन। अब बाकी आपके पास जो रोल HNOH वहां पे प्ले करते थे ना, यहाँ पे ये रोल NH2NH प्ले करते हैं। अगर तो NH2 आपका लेफ्ट साइड है तो इसे बोलेंगे L एमिनो एसिड। ठीक है, अगर ये रिवर्स है, मतलब NH2 राइट में है, तो ये हो गया L की जगह पे D एमिनो एसिड। अब जितने भी तुम्हारे नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स हैं,
all the naturally occurring amino acids, वो किस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं? L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अदरवाइज शुगर्स D थी, तो ये इसके केस में ट्रू है। यहाँ पे एक टॉपिक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। ज्विटर आयन बोलते हैं एक्चुअली बाई या डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर। आप देखो ना, अगर किसी एक ही मोइटी में एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है और बेस ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, और वो कौन सा कोई बहुत दूर दूर है, तो उस केस में एक पोलैरिटी आ जाती है इसमें। जैसे आपका हो गया CH, यहाँ पे R हो गया, यहाँ पे COOH हो गया, COOH, और यहाँ पे हो गया NH2। हाँ ठीक है बेटे ऋत्विका, सही है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या टेंडेंसी है? H+ लूज करने की। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की H+ लूज करने की टेंडेंसी है, तो इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है ना, ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में आ जाती है, CHR COO नेगेटिव एंड NH3+। इसको बोलते हैं ज्विटर आयन स्ट्रक्चर। बाकी आपको पता है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में म्यूटर रोटेशन होता था, इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? मान लो मेरी डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर मैंने बना ली, NH3+ CHR समथिंग NCO नेगेटिव, और मैंने दे दी इसमें pH घटा दी, यानी कि एसिडिक मीडियम दे दिया। तो एसिडिक मीडियम दे दिया तो ये तो खा जाएगा इसको। NH3+ CH अगर एसिड ऐड किया तो ये बन गया, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे कैट आयन। अगर मैंने इसमें सप्लाई कर दिए कोई बेस के आयन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा NH2 CH, वाटर का लॉस हो जाएगा R, NCOO नेगेटिव। तो ये बन गया, ये क्या बन गया? एनायन बन गया। एनायन वाले केस में मैंने बेस ऐड किया है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आएगी हाई pH पे, ये वाली स्ट्रक्चर आएगी तुम्हारी लो pH पे, ठीक है। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, यानी कि ये वाली कंडीशन इसमें क्या होगी? न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, यानी कि द pH एट विच अल्फा एमिनो एसिड, बेसिकली ये एवरेज होता है दोनों की pH का, अल्फा एमिनो एसिड एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम, या दैट इज एट इन न्यूट्रल, ठीक है। जैसे ये न्यूट्रल हो जाता है तो इसको बोलते हैं ये ऐसे, ठीक है जी। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया। अब प्रोटीन जो है ना, बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है, प्रोटीन बेसिकली है पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। मैंने बोला ना, जैसे नूडल्स होते हैं ना, आप लोग नूडल्स खाते हो, तो वैसे ही नूडल्स का जैसे गुच्छा सा बना होता है, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर देखोगे एनसीईआरटी में बनी होती है। वो डीनेचुरेशन भी आएगा उसमें आगे जाके। वो एक तरह से प्रोटीन के स्ट्रैंड्स होते हैं ऐसे, मतलब इसकी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है। तो प्रोटीन्स आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। मैंने अभी वर्ड यूज किया था ना, 10,000 अल्फा एमिनो एसिड जब कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रैंड प्रोटीन का बनता है, तो ये उसके पॉलीमर्स है एक्चुअली, द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो रिगार्डिंग प्रोटीन्स, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अब पॉलीमर बनेगा कैसे? पॉलीमर तो आपके दिमाग में चल भी रहा होगा, क्योंकि एसिड बेस है तो रिएक्शन तो सब करवा लेंगे। तो ये C+OH मैंने एसिड ग्रुप को ओपन अप करके लिख दिया, और एमीन ग्रुप को भी मैंने ओपन अप करके लिख दिया, ठीक है। CHR and COOH। अभी तो मैंने डाइमर ही लिया है, तो OH यहाँ से और H यहाँ से, बेस और एसिड है ना, तो यहाँ पे वाटर का लॉस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? NH2 CHR C+O और NH।
बाकी CHR एंड COOH। अब इसमें जो मैंने व्हाइट कलर से बाउंड्री सी बनाई है ना, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड C डबल बॉन्ड और NH लिंकेज को हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब ये जो आपका था ये डाईपेप्टाइड है। ठीक है, दो पेप्टाइड तो नहीं कंबाइन करते, करते तो कितने सारे हैं, ये तो मैंने डाईपेप्टाइड बना दिया। अब मान लो ये दोनों जो मैंने प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड लिए हैं, इफ आई एम यूजिंग द ग्लाइसिन, इफ ग्लाइसिन इज यूज तो इसको बोलेंगे ग्लाई डाईपेप्टाइड। अगर ग्लाइसिन और एलानिन यूज करते हैं तो ग्लाई एला। अगर आप सीरीन और इसको यूज करते हैं तो SCR और ग्लाई। लाइसिन और उसको यूज करते हो तो दिस। तो वह सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, सीक्वेंस से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसी चीज से आगे जाके प्रोटीन बनते हैं। तो आगे है आपका प्रोटीन। These are the linear polymers of alpha amino acids. बर्जीलियस ने 1830 पे इनकी स्ट्रक्चर्स दी थी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से क्वेश्चन आता है, ये सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आफ्टर द कार्बोहाइड्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन थोड़ा सा ही बताऊंगी बिकॉज वी डोंट हैव टू मच टाइम। तो रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम प्रोटीन की पढ़ते हैं वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस ओनली द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर जॉइंड। इट टेल्स अस ओनली नहीं देखना चाहिए बट मेन काम तो यही करती है। इट टेल्स अस द सीक्वेंस amino acids। ठीक है, ये मैं बनाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अब जो आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, डिटेल में इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। इसमें होती है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक्चुअली में जब R का साइज स्मॉल होता है ना तब बनती है। थर्ड इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर। जो आपके टर्शरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें फोल्डिंग ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स हो जाता है, फोल्डिंग एंड द सुपर इम्पोजिशन of the polypeptide chains. Form the tertiary structure. इसमें कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक भी बॉन्ड भी होता है एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है टू स्टेबलाइज इट। बाकी लास्ट वाली तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हाईली क्या बोलूं इसे, ग्लोबुलर या 3D कॉम्पैक्ट 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या आता है। चलो ये नेक्स्ट क्लास में बना के करेंगे इसको। मैम प्रीवियस स्लाइड। बोलिए। मैम प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड लीजिए जी, प्रीवियस स्लाइड। चलो बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।
ओके, थैंक यू सो मच। और इसको रिवाइज कर लेना, वैसे आ भी रहा है, तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, बाय बाय।